प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑल इन वन की सीरीज में सभी क्वेश्चन जितना यूपी ट्रिपल एस सी के गठन से लेकर के और आज तक के जितने भी क्वेश्चन कराया है यूपी ट्रिपल एस सी, उन सभी प्रश्नों को रिवीजन कर रहे हैं। ना सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं बल्कि उसकी व्याख्यात्मक अवधारणा और उसके व्याख्यात्मक चीज़ों को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। अलग अलग ग्रुप में शेयर करिए ताकि आपके हर एक मित्र तक यह वीडियो पहुंच जाए और आसानी से घर बैठ के सबका रिवीजन कर सके। ठीक है, बात मैं यहाँ पे कर रहा था जीव विज्ञान संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, आज की सीरीज में इसके पहले हमने भौतिक विज्ञान पूरा करवा दिया, रसायन विज्ञान करवा दिया। अब हम भूगोल करेंगे, भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल, और इतना करने के बाद हम फिर आ जाएंगे कहाँ पे, भारत का संविधान। और भारत का संविधान करने के बाद फिर इतिहास का पूरा पोर्शन करेंगे एक दो वीडियो में। फिर उतना ख़त्म होने के बाद तुरंत हम लोग इधर आ जाते हैं और इधर आएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास अर्थव्यवस्था बचेगी, इसको कर लेंगे। ये हमारा टारगेट है कि इस संडे तक इस टारगेट को हम लोग पूरा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग की क्लासेस बचेंगे उससे करते रहेंगे और एक दिन में संपूर्ण करंट अफेयर्स 2-3 घंटे में कर लेंगे। फिर इनको रिवीजन करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सीरीज से आपको 80% नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात नहीं करेंगे बीच में, आप जानते हैं कि हम एक बार बात करते हैं फिर बीच में बात नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की उप शाखाओं से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं, फालतू बातें नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर और व्याख्या। चलिए, चिकित्सा प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कह रहा चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कह रहा जब चिकित्सा में आप जाते हैं तो रसायन के तत्वों का उपयोग किया जाता है और उससे निम्नलिखित काम किए जाते हैं। तो कौन सा काम किया जाता है, तो उसे कहते हैं कीमोथेरेपी। क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको कीमो किया जाता है, आपने नाम सुना होगा। तो वही कह रहा है चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों के उपयोग करने की कीमोथेरेपी नाम से जाना जाता है। कीमोथेरेपी ऐसा औषध उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। कह रहा ऐसा उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कह रहा उन सभी कारकों के अध्ययन को क्या कहते हैं जो किसी एक रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी की एक बड़ी खराब प्रवृत्ति रही है कि उसके क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन आपको 20% ऐसे मिलेंगे ना जिसका आंसर आयोग ने या तो गलत कर दिया या तो जब सही किया तो उसमें सबको नंबर दिया गया। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए कह रहा उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ देखिए चार के चारों ऑप्शन के लिए स्टार लगाया गया है। अब आंसर देखते हैं इसकी व्याख्या में। ठीक है, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। अभी कोरोना काल को क्या कहा जाता था, एंडेमिक पीरियड है। क्या कहते थे, एंडेमिक पीरियड है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या के लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं। ठीक, एपिडेमियोलॉजी तथा एंटियोलॉजी रोग विज्ञान का वह उपचार से संबंधित शाखाएं हैं। कह रहा है कि यह यूपी ट्रिपल एस सी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के पूर्ण अंक प्रदान किया था, यानी सभी बच्चों को पूरा अंक दिया गया था। ठीक है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, घाव जो लग जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रामेटोलॉजी। क्या कहते हैं, ट्रामेटोलॉजी कहते हैं। घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्रामेटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। घाव का अध्ययन स्टडी ऑफ बाउंड ट्रामेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर तथा संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा और उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित हैं। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, तो आप कहते हैं पीडिया के डॉक्टर हैं, शिशु रोग से संबंधित है। किस रोग से, शिशु रोग के डॉक्टर होते हैं, उन्हें पीडियाट्रिक्स कहते हैं या पीडियाट्रिक्स कहते हैं, या उसे आप शिशु रोग विशेषज्ञ भी कहते हैं। पीडियाट्रिक्स चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शिशुओं और बच्चों में संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे मरमेकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मरमेकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरमेकोलॉजी कहते हैं, मरमिकोलॉजी कहा जाता है। चींटियों का अध्ययन क्या कहते हैं, मरमिकोलॉजी कहते हैं। कह रहा कीट विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है मरमेकोलॉजी कहलाता है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो उभयचरों, मेढक, टोड, सलमेंडर तथा सरीसृप जैसे सांप, बिच्छी, सांप, छिपकली, कछुए आदि का अध्ययन करती है, उसे
हर्पेटोलॉजी कहते हैं। कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका, मेढक, टोड, सैलमेंडर, सांप, छिपकली, कछुए का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो सूत्रकृमि या गोलकृमि का अध्ययन करती है उसे निमेटोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को क्या कहते हैं, नीडोलॉजी कहते हैं। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। राजस्व निरीक्षक में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन का आंतरिक आकृति विज्ञान या शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। आर्थोपेडिक्स किस प्रकार हड्डियों से संबंधित है, आर्थोपेडिक्स जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरापेडिक्स किससे संबंधित है, तो कह रहा है पाँव से। किससे, किरापेडिक्स किससे संबंधित है, पाँव से संबंधित है। किससे संबंधित है, पाँव से संबंधित है। समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। आर्थोपेडिक्स पेडिस्ट हड्डियों से संबंधित है, जबकि किरापेडिस्ट किससे संबंधित है, यह आपकी बीमारी पैर घाव यानी पाँव के पैर जिसे कह सकते हैं आप पाँव, लेग जिसे कहते हैं, कि बीमारियों से संबंधित होता है। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, कह रहा विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, तो उसे कहते हैं आंकोलॉजी। क्या कहते हैं, आंकोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की आंकोलॉजी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, यह कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। यूरोलॉजी शाखा मूत्र मार्ग और पुरुष प्रजनन मार्ग के रोगों से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी संरचना एवं कंकालों की संरचना और अध्ययन से संबंधित शाखा होती है। मानव शारीरिकी से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ रखे गए हैं, आपको बताना है। मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को इंक्लूड करके आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, उनके आंसर और उनकी व्याख्या खुद ही अपने आप में लाजवाब है और बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं किसी तरह से आपकी टाइम पास नहीं करना चाहता। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो आप कहेंगे न्यूरॉन। कौन है, न्यूरॉन है। कौन है, न्यूरॉन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है जिसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना होता है। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% भार शरीर के किस भाग से सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। फिर से देखते हैं, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों का खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है, तो आप कहेंगे छोटी अंतड़ी में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे शरीर के कुल पोषक तत्वों का खनिज के अधिकांश मात्रा छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे शरीर की छोटी आंत लगभग 6 मीटर से 7.5 मीटर की लंबी होती है। ठीक है, लंबी और अत्यधिक कुंडलित होती है। इसकी आंतरिक दीवार पर सूक्ष्मांकुर यानी बिली पाए जाते हैं जो पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। छोटी आंत की अत्यधिक लंबाई और कुंडलित होना अधिक अवशोषण की क्रिया को उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्वों और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है, तो कह रहे हैं हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है, तो आप कहेंगे छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कह रहा कौन सा अंग ऐसा है जो वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है, तो आपका कौन सा अंग आ जाएगा, फेफड़ा आ जाएगा। कौन सा अंग आ जाएगा, फेफड़ा आ जाता है, जो वसा को तोड़ करके क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, अरे एक सेकेंड, एक मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई यहाँ पे। कह रहा है कौन सा अंग वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये देखिए क्वेश्चन कुछ और है, वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपका आंसर कौन होगा, यकृत। कौन सा आंसर होगा, यकृत। यकृत क्या करता है, यकृत कोशिकाएं वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कह रहा है यकृत कोशिकाएं वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रख्यात लिपिड भी है क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों से इसका सीधा संबंध होता है। इसीलिए मैं वहाँ पे आपका फेफड़ा हृदय में चला गया, तो ये आपका नहीं होगा। ये हृदय रोग से संबंधित होता है कोलेस्ट्रॉल, तो आपका आंसर क्या सही होगा, यहाँ पे याद करिएगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, यकृत, जो वसा को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की व्याख्या की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है। ठीक है, एक एक प्रश्नों की पूरी व्याख्या करेंगे और सबको समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि
विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? कह रहा विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो आप कहेंगे ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसके बारे में बताती है? ट्यूमर के बारे में बताती है। विज्ञान की ऑन्कोलॉजी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है या कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। यूरोलॉजी शाखा मूत्र मार्ग व पुरुष प्रजनन मार्ग के रोगों से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी संरचना और कंकालों की संरचना से अध्ययन से संबंधित शाखा है। निम्न में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है? तो आपका आंसर आ जाता है कौन सा? जिगर। कौन सा हो जाता है? जिगर हो जाता है। कौन सा? जिगर हो जाता है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर या यकृत है। यह सबसे अधिक भारी, औसत भार लगभग 1.6 किलोग्राम होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। कह रहा सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी? तो यकृत है। कौन सी है? यकृत। और यकृत को आप क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं ना, हमारे जिगर का टुकड़ा है तो उसे जिगर कहते हैं, यकृत कहते हैं या लीवर कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर आपका सही कौन हो जाता है? लीवर हो जाता है, यानी यकृत हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? कह रहा मानव शरीर की संरचना में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आबकारी सिपाही में पूछा गया प्रश्न है, तो आप कहेंगे अग्न्याशय। कौन है? अग्न्याशय है जो आपकी मानव शरीर संरचना की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। मानव शरीर संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथ तथा अग्न्याशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्न्याशय लैंगरहैंस की द्वीपों से निर्मित होता है। साधारण मनुष्य में अग्न्याशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ होती हैं जो अग्न्याशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो आप कहेंगे मेरुदंड। मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। यह संदेशों को मस्तिष्क से अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य या प्रतिबिंबित क्रिया का संचालन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुदंड का एक महत्वपूर्ण कार्य है? कह रहा कौन सा मेरुदंड का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो आप कहेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना क्या है? एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च भाग छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है। इसे मेरुदंड कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करने का कार्य मेरुदंड का ही है या मेरुरज्जु का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता? कह रहा मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं तो उसमें से पूछ रहा है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है। मेडुला, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो आप कहेंगे मेडुला। कौन सा होता है जो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है? तो कौन है? मेडुला अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता। बाकी सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तीनों अग्र मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है जिसे प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस आदि होते हैं। मेडुला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। मेडुला भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर, प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कनों और श्वसन को नियंत्रित करता है? कह रहा कौन ऐसा है जो हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो आप कहेंगे मेडुला ओब्लांगेटा। कौन होता है? मेडुला ओब्लांगेटा होता है। हृदय की धड़कन एक श्वसन संचालित क्रिया है। यह क्रिया पश्च मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा में उपस्थित एक नियंत्रण केंद्र के नियंत्रण में होती है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे मेटाटार्सल। क्या नाम है? हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? मेटाटार्सल होता है। क्या नाम होता है? मेटाटार्सल होता है। आगे बढ़ जाएंगे। कलाई के जोड़ों में पाई जाने वाली हड्डी के समूह को कार्पल योंग हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल कहते हैं। स्टर्नम, क्लेविकल, पटेला और स्कैपुला क्रमशः उरोस्त यानी ब्रिस्ट बोन, ठीक है। उसके बाद जैत्रुक या हंसली जिसे कहते हैं या जान फलक जिसे नी कैप कहते हैं के स्कंद फलक से संबंधित अस्थियां होती हैं।
मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? स्पाइनल नर्व कितने होते हैं? 31 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती हैं। कितनी? 31 जोड़ी होती हैं। मानव शरीर में 31 जोड़ी मेरुदंड। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं, यदि आप लूसेंट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इसकी संख्या 11 दी गई है, तो वो आपका गलत दिया गया। 12 सही आंसर है। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम? 12 किसमें? मनुष्य के खोपड़ी में कपाल तंत्रिकाओं की, ठीक है, 12 होती हैं। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 31 जोड़ी पाई जाती हैं। हमारा शरीर पीएच किस पीएच रेंज के भीतर अच्छा काम करता है? हमारा शरीर किस पीएच रेंज के भीतर अच्छा काम करता है? तो आपको बताना 6 और 7 के बीच में अच्छा काम करता है। किसके बीच में? 6 और 7 के बीच, 7 और 7.8 के बीच में अच्छा काम करता है। किसमें? 7 और 7.8 के बीच में अच्छा काम करता है। पीएच का मान एक संख्या होती है जो पदार्थों के अम्लीय क्षारीयता को व्यक्त करती है। इसका मान 0 से 14 के मध्य। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय तथा जिसका अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं, और 7 जिसका होता है वह उदासीन होते हैं। मानव शरीर का पीएच मान लगभग 7 से 7.8 होता है। कितना? 7 से 7.8 के मध्य होता है। रुधिर परिवहन तंत्र। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य संख्या 1000 पर मीटर क्यूब होती है। कह रहा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 4.5 से 10,000 मिली क्यूब होती है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की देखिए 37 पीडीएफ हैं और हम लोग 3 पे हैं। वीडियो बड़ा होगा इसलिए इसको 2 पार्ट में करेंगे। 20 पीडीएफ आज करेंगे और उसके बाद का 17 पीडीएफ कल करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हुए चलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4.5 हजार से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर के प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करती है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 4.6 से लेकर के 6.2 कितना मिलियन मीटर क्यूब होती है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रुधिर कोशिकाओं में सामान्य संख्या 4.6 से 6.1 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है, जिसमें जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या लगभग 4.5 हजार से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। मनुष्य में लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। मनुष्य में लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं का कितना होता है? 4 से 5 दिन का होता है। ठीक है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, लोहा तांबा मैग्नीशियम पाए जाते हैं, क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता। क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। कह रहा रक्त किसके माध्यम से? तो वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। कहाँ पे? वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त किसके माध्यम से प्रवेश करता है? वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। वृक्क में रक्त वृक्क धमनी द्वारा प्रवेश करता है। धमनियाँ ऐसी रक्त वाहिकाएँ हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुँचाती हैं। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। फुफ्फुस धमनी फेफड़े को ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, किडनी द्वारा गुर्दे को रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता? कह रहा है किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो कह रहा है किडनी में रक्त किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। ऑप्शन आपका ए क्या है? करेक्ट होता है। किस माध्यम से प्रवेश करता है? वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? रक्त स्कंदन विकार किसके कमी के कारण होता है? फैलोक्विनोन के कारण होता है। किसके कारण? फैलोक्विनोन के कारण होता है। फैलोक्विनोन की कमी से रक्त स्कंदन विकार होता है। फैलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? यकृत को कहते हैं। सॉरी, रक्त बैंक किसको कहते हैं? एक सेकंड, यहाँ पे क्या कहता है? रक्त बैंक। ये तो आपका यहाँ पे ऑप्शन गलत लग रहा है। देखें, प्लीहा अमाशय तथा डायफ्राम के बीच में स्थित यकृत के बाईं ओर स्थित एक लाल रंग का भाग होता है। संकरी चपटी से लसिका ग्रंथ होती है। वयस्क मानव में यह 1 मिनट रक्त बैंक का कार्य करती है। रक्त की तत्कालीन आवश्यकता से करती रहती है और नहीं भाई, ये तो आपका थोड़ा सा आंसर गलत लग रहा है। 1 सेकंड रुक जाइए।
चलिए यहाँ पे आंसर जो है प्लीहा माना गया। किसको माना गया है? प्लीहा को माना गया है। रक्त बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा को ही कब्रगाह भी कहा जाता है। रक्त का क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन को। इसलिए थोड़ा सा मुझे शंका हो रही थी। चलिए देखते हैं। प्लीहा अमाशय तथा डायफ्राम के बीच में एक यकृत के बाईं ओर स्थित लाल गहरे लाल रंग की संकरी व चपटी सी लसिका ग्रंथ होती है। वयस्क मानव में यह रक्त बैंक का कार्य करती हैं। यह रुधिर के तत्कालीन आवश्यकता से अधिक लाल रुद्राणुओं का संग्रह करके रखती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रक्त में मुक्त करती हैं। इसके रुधिर पात्रों में भरा हुआ सा रुधिर है। आवश्यकता पड़ने पर सामान्य रुधिर संवहन तंत्र के लिए मुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। कह रहा मानव प्लीहा को कौन नियंत्रित करता है या मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? तो आप कहेंगे रक्त आयतन। कौन नियंत्रित करता है? रक्त आयतन। आंसर क्या सही होगा आपका? रक्त आयतन आपका क्या होगा? आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? रक्त आयतन। ठीक है। प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिकाओं को नष्ट कर रक्त के आयतन और मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों के प्रतिरोधकता भी प्रदान करती हैं। रक्त समूह ओ कहलाता है। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सार्वजनिक दाता कहलाता है। ये सबको रक्त दे सकता है लेकिन लेता सिर्फ ओ से है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक दाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वजनिक दाता कहते हैं। मानव रक्त का रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है जो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो सभी समूहों ए बी और ओ को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए बी को सर्व आदाता या ग्राही कहा जाता है, जो सभी से रक्त ले सकता है। कौन? ए बी जो है सबसे रक्त ले सकता है और ओ सबको रक्त देता है। ठीक है, इसलिए ओ सबको देता है, सर्वदाता कहलाता है। ए बी सबसे लेता है, सर्वग्राही कहलाता है। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजनदानी यानी सर्वदाता कहा जाता है? तो आप कहेंगे रक्त वर्ग ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। आबकारी सिपाही में पूछा गया प्रश्न है। यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ हो तो निम्नलिखित में से कौन से रक्त वर्ग के संतान होने की संभावना है? तो कह रहा है कौन से रक्त वर्ग की संभावना ए ओ हो तो उनमें कौन से रक्त वर्ग की संभावना? अच्छा, संभावना नहीं है। संभावना नहीं है तो ए बी की नहीं है और ओ बी ए बी की नहीं है, तो इन दोनों की संभावना नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर रुधिर वर्ग क्या हो? ए हो ओ हो तो कौन से रक्त वर्ग असंभव हैं? तो आपका आंसर ए और बी दोनों सही होना चाहिए था, जिसके बारे में व्याख्या में दिया गया है। यदि माता पिता में रक्त समूह ए और ए रक्त समूह माता में भी ए हो और पिता में भी ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? कह रहा है माता में भी ए है, पिता में भी है, तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो आप कहेंगे ए ओ होगा। क्या होगा? ए और ओ हो सकता है। ठीक है, ओ अपने आप आ सकता है तो ओ हो सकता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। आपका आंसर होगा 55 से 60%। यह प्रश्न आपके सीटेट में भी रिपीट हुआ था। प्लाज्मा मानव रक्त के पीले रंग का तरल घटक है जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं तथा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% भाग होता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो आप कहेंगे 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो आप कहेंगे 7 से 8% होता है। कितना होता है? 7 से 8% होता है। रक्त है, रक्त क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, अपरिवर्तनीय है और उदासीन है। तो कहेंगे रक्त कैसा है? तो रक्त क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है? क्षारीय नेचर का होता है। कैसा होता है? क्षारीय नेचर का होता है। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसके द्रव अधात्री मैट्रिक्स प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाओं पाई जाती हैं। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहा जाता है। रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप कहेंगे रक्त कैसा होता है? अभी आपने ऊपर देखा तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यानी कैसा होगा? तो आप कहेंगे अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है।
रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 7.3 से लेकर के 7.5 के बीच में, एवरेज आ जाएगा 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप कहेंगे फिर 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अलग अलग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? रक्तचाप निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो इन सभी पर निर्भर करता है। सिस्टोलिक बल पे, हृदय निर्गमन पे और परिधि प्रतिरोध पे, सब पे करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? कह रहा किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा, यानी आप किसे की सहायता से कह सकते हैं? लोहित कोशिकाओं द्वारा, यानी लाल रुधिर कोशिकाओं द्वारा रक्त के द्वारा क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? कह रहा रक्त जो होता है यानी खून जो लाल दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या होता है? उसमें पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन, क्या उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कैसा लगता है? लाल लगता है। ठीक। पाचन और उत्सर्जन से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे? टाइलिन एंजाइम का संबंध लार से होता है। किससे होता है? लार से होता है। लार से टाइलिन एंजाइम का संबंध। टाइलिन मानव द्वारा कुछ अन्य जंतुओं के लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम है। यह एक प्रकार का एमाइलेज एंजाइम अल्फा एमाइलेज है। यह स्टार्च को शुगर में परिवर्तित कर देता है। लार हल्की अम्लीय यानी 6.8 होती है तथा इसमें लगभग 99.5% तक क्या होता है? जल होता है। ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता रहता है। अति निस्यंदन और पुनर्अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? कह रहा अति निस्यंदन और पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया किसके दौरान होती है? तो आप कहेंगे मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। मल त्याग द्वारा क्या होता है और मूत्र निर्माण में क्या होता है? अति निस्यंदन का होता है मल त्याग में और मूत्र निर्माण के दौरान। ठीक है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे मूत्र का असामान्य घटक यानी सामान्य घटक कौन है? यूरिया है, क्रिएटिनाइज में सोडियम, एल्ब्यूमिन कौन है? एल्ब्यूमिन है। मूत्र का असामान्य घटक कौन है? एल्ब्यूमिन है, जो कि आपका सही आंसर हो जाता है। मूत्र हल्का अम्लीय, पीएच मान 6 होता है। यह यूरोकोम की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% जल, लगभग 9.3 ग्राम प्रति लीटर यूरिया, 1.87 ग्राम पर लीटर क्लोराइड, 1.17 ग्राम पर लीटर सोडियम, 0.75 ग्राम पर लीटर पोटेशियम तथा 0.67 ग्राम पर लीटर क्रिएटिनाइड मौजूद होता है। एल्ब्यूमिन मूत्र का असमान घटक होता है। कह रहा है एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता। ठीक है। मनुष्यों में यूरिया किससे बनता है? मनुष्यों में यूरिया किससे बनता है? तो वृक्क द्वारा, यकृत द्वारा। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं। आपका प्रश्न इधर कुछ दिया गया है, एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं, जिन्हें नाम दिया जाना चाहिए। कौन सा नाम दिया जाता है? तो उन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। कह रहा प्रत्येक गुर्दे में बहुत सारी इकाई पाई जाती है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह एक वृक्की कोशिका और वृक्क नलिका से बनी सूक्ष्म संरचना है। प्रत्येक मानव गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन मिलते हैं। यह अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से निस्यंदन के द्वारा वृक्क नलिका या मूत्र नलिका द्वारा बाहर निकालता है। हमारे पेट में स्थित पाचन रस में मुख्य रूप से होता है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे हमारे शरीर में उपस्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारे पेट या आमाशय में स्रावित मुख्य पाचक रस को जठर रस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। जठर रस की उच्च अम्लीयता इसमें उपस्थित HCl के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचय की संश्लेषणात्मक क्रिया है, जिसमें सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी की रासायनिक संयोग से हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इस क्रिया में रोशनी सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो ग्लूकोज अणु में संग्रहित रहती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O क्लोरोफिल सनलाइट 6
ग्लूकोज और कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी H2O का निर्माण हो जाता है। नोट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन पानी के विघटन से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? सौर गतिज ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण में। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? कह रहा कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व विशेष बचेगा? कह रहा क्लोरोफिल को अगर हम जला दें तो कौन सा तत्व विशेष रूप से बचेगा? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, वही बच जाएगा, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? जल जाएंगी। ठीक है। विटामिन और पोषण से कुछ प्रश्न हैं आपके। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द के जनक जो हैं कैसिमर फंक है। कौन है? कैसिमर फंक है। कौन है? कैसिमर फंक हैं। आप आ जाते हैं यहाँ पे, व्याख्या करते हैं विटामिन से। और कौन होते हैं? कैसिमर फंक होते हैं। कौन होते हैं? ये कहाँ आ गया भाई? ये तो हो गया था। विटामिन शब्द के जनक कैसिमर फंक हैं। विटामिन रासायनिक रूप से जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी किसका प्रचुर स्रोत है? तो आप कहेंगे विटामिन किसका? विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। विटामिन का किसका स्रोत है? अच्छा, यहाँ पे विटामिन का बताना। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में किसका होगा? विटामिन का। नारंगी संतरा में प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलता है। नारंगी फल में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6 और विटामिन सी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग हमारे चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर के गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो आप कहेंगे पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? इसे पेलाग्रा रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? पेलाग्रा नामक रोग कहते हैं। विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा यानी चर्मग्राह नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा से ग्रसित रोगी के चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर में गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? कह रहा कौन सा रोग होता है? तो आप कहेंगे पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B3 नियासिन की कमी से पेलाग्रा चर्मग्राह होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है, यह प्रायः बच्चों में होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है तथा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें गेहूं, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। कह रहा उस विटामिन की कमी से विकास का चयन कीजिए जिसमें मुख, गले, पैर और निचले हिस्से में क्या हो जाते हैं? लाल धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसे पेलाग्रा नामक रोग कहते हैं। और यह पेलाग्रा नामक रोग किससे होता है? विटामिन B3 की कमी से। किससे होता है? विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी हो जाती है? तो B3 के कारण हो जाती है। B3 के कारण हो जाती है, जिसे नियासिन कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3 को किसके नाम से जानते हैं? नियासिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को क्या जानते हैं? नियासिन के नाम से जानते हैं। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। रक्त स्कंदन के लिए कौन आवश्यक होता है? विटामिन की। रक्त स्कंदन के लिए कौन आवश्यक है? तो विटामिन सी होता है। ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अरे सॉरी, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है। थायमिन विटामिन B1 का नाम होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है। तो आपका आंसर कौन सा होता है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविन होगा। ठीक है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। चलिए देखिए, यहाँ पे कई नाम दिए गए हैं। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमिन है। विटामिन B3 का नियासिन है। विटामिन सी का क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का क्या है? फेलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन नामक रासायनिक नाम है। क्या है?
फिलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन नामक रासायनिक नाम होता है। और B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन होता है। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन होता है। B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। चलिए जल्दी आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? आपको बताना कौन सुमेलित नहीं। एक सेकंड रुक जाइए। कौन सुमेलित नहीं, इसके बारे में बताना है। कौन सुमेलित नहीं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको बताना विटामिन सी एस्कॉर्बिकम, विटामिन बी, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन डी आपका नाम क्या है? अभी आपने पढ़ा। तो विटामिन डी, रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए। और विटामिन डी का क्या नाम होगा? तो आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी बता दीजिए विटामिन डी का नाम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था विटामिन डी का नाम, यहाँ पर देखिए क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का। तो यहाँ पा जाते हैं, हो गया। चलिए, विटामिन B1 थायमिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? बेरी नामक रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है? कह रहा कौन वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में नहीं घुलता? देखिए विटामिन 2 तरह के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और विटामिन बी और सी किस में घुलते हैं? जल में घुलते हैं। ठीक है, और ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन है ये किस में घुलते हैं? वसा में। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा वसा में नहीं घुलता है? तो नहीं घुलता विटामिन बी और सी वसा में नहीं, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई और के। वसा में घुलने वाले विटामिन को कितने प्रकार उपलब्ध हैं? वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो आप कह रहे हैं वसा में घुलने वाले विटामिन के 4 प्रकार हैं, ए, डी, ई और के। कितने प्रकार हैं? ए, डी, ई और के। होम्योपैथिक एग्जाम में पूछा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन हैं ईडेक, ई, डी, ई, के। एडेक कौन है? ई, डी, ई और के। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कह रहा कौन सा विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील नहीं है, यानी जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? यहाँ पे विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं? कह रहा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, यानी ए, डी, ई, के में से कोई एक बताना पड़ेगा। जो कहाँ पे? रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है जो वसा में घुलता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन से? कह रहा कौन सा ऐसा है जो जल में घुलनशील विटामिन? तो जल में बी और सी घुलते हैं, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो यहाँ पे फिर देखिए बी और सी में से कोई है, तो जल में घुलनशील आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, जो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो आपका विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी में अगर ऑप्शन होगा तो आपका सही हो जाएगा। तो विटामिन बी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन होता है? मछली का तेल। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है? मछली का तेल हो जाता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या हो जाता है? मछली का तेल। ठीक है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। निक्टलोपिया यानी रतौंधी, निक्टलोपिया रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। किसके? विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स हो जाता है। और उसके बाद निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ए की क्या है? रिकेट्स। अच्छा, विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स नामक रोग किसके कमी से होता है? विटामिन डी के, कैल्सीफेरॉल की कमी से हो जाता है। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा नामक यानी रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी की कमी से सूखा नामक रोग हो जाता है, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो आप कहेंगे विटामिन डी। कौन है? विटामिन डी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से किसकी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स की कमी हो जाती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है? आंवला। कौन होता है? आंवला होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है? आंवला होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यह खट्टे फलों जैसे आंवला और नींबू वंश के फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अन्य स्रोत टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद, हरी फूलगोभी आदि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? हरी फूलगोभी। कौन है? हरी फूलगोभी।
विटामिन जो नींबू और संतरे में और खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं उसे विटामिन सी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन सी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन इस तरफ होगा। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप कहेंगे स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। किसको? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे स्कर्वी नामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कर्वी नामक रोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? कैल्शियम की कमी का लक्षण क्या होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे, तो आपके पास ऑप्शन होगा मसूड़ों से खून का आना। क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलना विटामिन सी की कमी का क्या होता है? लक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्तस्राव होता है? विटामिन सी की कमी के कारण रक्तस्राव होता है मसूड़े से। ठीक है, और उसके बाद खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से स्कर्वी नामक रोग ठीक हो जाता है। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी नामक रोग होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी नामक रोग होता है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन है? विटामिन सी। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। हंगेरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट वांजेट ने इसको प्राप्त किया था। ठीक है, खाना पकाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? आपको बताना है कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? विटामिन सी अत्यधिक ताप के कारण आसानी से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। चलिए, विटामिन ए से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे टोकोफेराल। क्या है? टोकोफेराल, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ आप कहेंगे टोकोफेराल को सामान्यतः विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। इस विटामिन की कमी से नपुंसकता, बांझपन, गंजापन, गठिया आदि रोग हो जाते हैं। बायोटिन, विटामिन B7 तथा विटामिन एच को कहते हैं। इस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता का रोग, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव हो जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। इसके अभाव में हड्डी कमजोर हो जाती है तथा बच्चे रेकिट्स नामक रोग हो जाता है। नेप्थाक्विनोन तथा आर्सेनिक रासायन है जो कि नेप्थलीन के संश्लेषण में काम करता है। बादाम कौन से विटामिन में संबद्ध होते हैं? बादाम कौन से विटामिन से संबद्ध होते हैं? तो आप कहेंगे किससे? तो बादाम किससे संबद्ध होते हैं? तो विटामिन ई से। किससे संबद्ध होते हैं? विटामिन ई से संबद्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बादाम विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। इसमें विटामिन ए की मात्रा लगभग 37% होती है। इसमें मैग्नीशियम आदि खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। घातक रक्त अल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है क्या? विटामिन B12। क्या नहीं होता? विटामिन B12। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है? तो कहेंगे विटामिन B12। कौन है? विटामिन B12। निम्नलिखित में से किसे कोबैलामिन के नाम से भी जाना जाता है? कोबैलामिन के नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे किसे कोबैलामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B12 को क्या कहते हैं? कोबैलामिन के नाम से जानते हैं। हाइपोकोबैलामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हाइपोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। और कह रहा है मैं प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड और फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकरण पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे गहरे हरे रंग के चत्तेदार साग में। किसमें? गहरे हरे रंग के चत्तेदार साग में। बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका आ जाता है संयुक्त राज्य, एक मिनट इधर आ जाएंगे, इधर अभी आपका प्रश्न है कुछ। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, खनिज और कौन? वसा
है और एक कौन है, तो आपका पानी आ जाएगा। कौन आ जाता है, पानी आ जाता है। ठीक है, छठवें में पाँच दिए गए थे, एक नहीं था तो पानी आ जाएगा। आलू निम्नलिखित में किसका अच्छा स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। आलू किसका स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, कह रहा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत होता है कौन सा, दूध फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत होता है। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुसंगित किया जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ देखिए, आहार में वसा कुल कैलोरी का 15 से 30% अनुसंगित किया जाता है और शुगर 10% से कम होना चाहिए। दी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा 2 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 30 से 35%, जबकि 4 से 18 वर्ष के बच्चों और किशोरों के लिए 25 से 35% वसा अनुसंगित की गई है। उत्तर पत्रक में कोई भी ऑप्शन सही ना होने के कारण सबको पूर्ण नंबर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण करना चाहिए कितना, तो आप कहेंगे 1600 से 24 कैलोरी एनर्जी ही उनको ग्रहण करनी चाहिए। कितना, 1600 से 2400 कैलोरी एनर्जी ही ग्रहण करनी चाहिए। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज पीजिए, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। आपने प्रचार देखा होगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, तो आप कहेंगे किसमें उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, वसा में। और वसा का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया, घी दिया गया, जो आपका सही आंसर बन जाता है। थायराइड ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है, कह रहा कौन सा आवश्यक है, तो आप कहेंगे आयोडीन। कौन सा आवश्यक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाता है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर आएंगे तो आपका आंसर आ जाता है कौन सा, तो जल्दी से आंसर आ जाता है यहाँ पे अबोट, यानी थायराइड ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी होता है, तो आप कहेंगे आयोडीन का। किसका, आयोडीन का सेवन करना जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तो आप कहेंगे चावल खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक चावल से प्राप्त होगा, जबकि सर्वाधिक प्रोटीन मांस और मछली से तथा सर्वाधिक फाइबर गाजर से प्राप्त होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। बच्चों के बढ़ने में जो सहायक होता है उसका नाम क्या है, सोमैटोट्रोपिन है। क्या है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है। कौन सा, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की संरचना तरल पदार्थ, हड्डी और मांसपेशियों की वृद्धि, चीनी और वसा उपापचयों में संभवतः हृदय कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करती हैं तो वो है अग्न्याशय। एक किसका काम करता है, अंतःस्रावी यानी हार्मोन भी निकालता है, बहिःस्रावी यानी एंजाइम का भी श्रावण करता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है जो आपके शुगर के पेशेंटों को दिया जाता है ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में घटाने के लिए। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथ से निकलता है, तो अग्न्याशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। कहाँ से, अग्न्याशय से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इसका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके। फिर से देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके, तो आपका आंसर यहाँ पे कोई नहीं है। और इसके लिए आपको क्या दिया गया है, इसके लिए सबको पूरा नंबर दिया गया है। देखते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकों के अनुसार थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है, जबकि यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर के अनुसार थायरॉक्सिन और इंसुलिन दोनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। ज्ञातव्य कि यूपीडीपीएससी ने अपने उत्तर पत्रक में थायरॉक्सिन को सही आंसर माना। किसको, थायरॉक्सिन को सही आंसर माना गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एस्ट्रोजन दिया गया। एस्ट्रोजन क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, पुरुषलिंग हार्मोन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन ग्रैफियन पुट्टिकाओं के थीका इंटरना की कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसका श्रावण यौनावस्था से लेकर के
रजोनिवृत्त कह रहा पहला, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है किसी गर्ल्स में तो उसे क्या कहते हैं, मेनार्ची कहते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है तो उसे क्या कहते हैं, मेनोपास कहते हैं, कि आयु तक निकलता रहता है। पीयूष ग्रंथ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथ कहाँ पाई जाती है तो आप बताएंगे मस्तिष्क के नीचे। पीयूष ग्रंथ कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के नीचे। मनुष्य के किस अंग में परहृद यानी कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है, कह रहा कोरोनरी धमनी कहाँ विद्यमान होती है तो आप कहेंगे हृदय में। कहाँ विद्यमान होती है, हृदय में विद्यमान होती है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष क्या होता है तो आप कहेंगे बायां निलय। कौन होता है, बायां निलय। आपका मानव हृदय का सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है, बायां निलय होता है। मानव हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभक्त होता है, विभाजित होता है। जो ऊपरी कक्षों को दायां और बायां अलिंद कहते हैं, जबकि निचले कक्षों को दायां और बायां निलय कहते हैं। इन चारों कक्षों में बायां निलय सबसे अधिक बड़ा और सबसे मजबूत होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। कान की हड्डी होती है, स्टेपीज नाम दिया जाता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मनुष्य के आंसू का पीएच मान लगभग 6.5 से लेकर के 7.6 तक होता है। आंसू का औसत पीएच मान 7 होता है। उपर्युक्त विकल्प में 7.4 आंसू के पीएच मान में आ रहा है, तो विकल्प आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए, मनुष्य में अग्र चवर्णक दांतों, मनुष्य में अग्र चवर्णक दांतों के साथ अनुपात है। कह रहा अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों के साथ अनुपात क्या है, 2:3 का अनुपात है। क्या होता है, मनुष्य का डेंटल फार्मूला क्या होता है दांत का तो आप कहेंगे 2:1:2:3। क्या है, एक डेंटल फार्मूला 2:1:2:3 इंटू 2। ये क्या है, मनुष्य का डेंटल फार्मूला। देखिए 2:1:3, 2:5:3, 8, 8, 8, 16, 16×2=32। मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत होते हैं। मनुष्य में दांत कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक मिल्क टीथ होता है जो टूट जाता है, ठीक है, और एक होता है परमानेंट टीथ जिसे हम लोग अस्थाई दांत कहते हैं, वो टूटता नहीं, वो बना रहता है, ठीक है। अगर आदमी बाद में मान लीजिए साफ सफाई नहीं करता तो उसमें पायरिया हो जाती है। देखिए, एक मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। इसमें 8 कृंतक यानी इंसीजर पाए जाते हैं, 4 रदनक पाए जाते हैं, 8 अग्र चवर्णक पाए जाते हैं तथा 12 चवर्णक होते हैं। अतः अग्र चवर्णक दांतों का और चवर्णक दांतों का अनुपात क्या होता है, 2:3 का होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस, अगला प्रश्न आपका है, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। कह रहा है कहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं तो इसका आंसर आपका हो जाता है एनाफेज, और इसको यूडीए में पूछा गया था तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लें। माइटोटिक सेल डिवीजन में एनाफेज चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक होकर के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं, कह रहा है कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो आप कहेंगे यहाँ पे डिम्ब नलिका, फैलोपियन ट्यूब ये महिला में पाया जाता है, पुरुष में नहीं पाया जाता। कह रहा पुरुष का हिस्सा कौन कौन सा है तो वास डिफरेंशिया, वृषण और यहाँ पे क्या कहते हैं वृषण कोश, ये 3 किसके हिस्से हैं, ते पुरुष के हैं, और ये जो ऊपर वाला है ये किसका है, महिला में पाया जाता है। डिम्ब वाहिनी कहाँ पाई जाती है, महिला में पाई जाती है, ठीक है। एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है, एक अनिषेचित मानव अंडे में समानता होता है, या तो यक्स क्रोमोसोम, एक यक्स क्रोमोसोम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अनिषेचित अंडा है, अनिषेचित अंडे में क्या हो सकता है, एक मानव अंडे में समानता होता है, एक अनिषेचित मानव अंडे में यहाँ पे आपका आंसर सही होगा, क्या जानते हैं क्या होगा, अनिषेचित अंडा होगा ना तो उसमें एक ए आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। मानव प्रजातिक मादा में महिला निषेचित अंडों की संख्या, अनिषेचित अंडों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम तथा 1 जोड़ी हेट्रोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। निषेचन की क्रिया में यक्स क्रोमोसोम स्पर्म वाई से अगर मिलता है तो लड़के का निर्माण होता है, और यक्स से मिल जाता है तो लड़की का निर्माण होता है, ठीक है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। चेचक किससे होता है तो एक विषाणु होता है जिसका नाम क्या है, वेरिसेला विषाणु के कारण होता है। किससे होता है, वेरिसेला विषाणु के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रवाहिका यानी डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होती है तो डिसेंट्री किसके कारण होती है तो आप कहेंगे डिसेंट्री मतलब क्या होता है, आपके उसको कहते हैं डिसेंट्री पाचन तंत्र का रोग है, यह सेगेला, साल्मोनेला और एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ऊपर
इसके लिए सबको पूर्ण अंक प्रदान किया गया था, चूँकि ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? कह रहा सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता? जैसे कोरोना में देखिए टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार के विद्यमान होते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। राइनो वायरस विभिन्न प्रकार के होते हैं जो टीकाकरण को क्या करते हैं? अप्रभावी बना देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है? तो रेबीज फैलाता कुत्ता। कुत्ता क्या कहलाता है? रेबीज फैलाता। क्या फैलाता है? रेबीज फैलाता है। ठीक है, रेबीज नामक रोग हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग क्या काम करते हैं ना, कुत्ते को पालते हैं तो उसके साथ उठना बैठना खाना पीना। आपने एक बात तो सुनी होगी, बहुत पहले एक कहावत है, आपने शायद सुना होगा कि रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत और काटे चाटे स्वान के दो भाते गंभीर। यानी जो ओछे नर होते हैं, तुच्छ प्राणी होते हैं, उनसे ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है। उसी प्रकार से जैसे कि कुत्ता को काट लेने से और कुत्ता को चाट लेने से दोनों प्रकार से रेबीज वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। उससे बचने के लिए कुत्ते से दूर रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कुत्ते को मनुष्य से ज़्यादा प्यार करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रत्युर्जक यानी एलर्जी के कारण परागण ज्वर होता है? ठीक है, किसके कारण? पराग के कारण। क्या होता है? परागकण। जो परागकण उड़ते हैं ना, कभी कभी ढोल में परागकण उड़ जाते हैं। आप गेहूं के सीजन में देखेंगे ना, बहुत सारे भूसे के कण उड़ते रहते हैं जो परागकण ही होते हैं। कहीं ना कहीं परागकण हालांकि नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन वो परागकण जैसा होते हैं। ठीक है, तो उनको हम कह सकते हैं। उसी तरह से परागकण हवा में उड़ जाते हैं और उड़ करके क्या करते हैं? नाक में चले जाते हैं। नाक से कहाँ चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं। कभी कभी आँख में पड़ जाते हैं तो खुजली करते हैं, और नाक से अंदर चले जाते हैं तो एलर्जी का काम करते हैं। उसे परागण बीमारी कहते हैं। ठीक है। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि एक क्या है? कवक है। पेनिसिलिन कवक एक फफूंद से प्राप्त होता है जिसकी खोज सन 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? एनीमिया मतलब खून की कमी। किसमें खून की कमी होने का खतरा अधिक होता है? तो गर्भवती महिला में खून की कमी होने का खतरा अधिक होता है। चूँकि उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, बच्चे को भी खून की आवश्यकता होती है, महिला को भी आवश्यकता होती है, तो उसे खून की कमी ज़्यादा होती है। रक्त अल्पता यानी खून की कमी एक जानलेवा बीमारी। इसका कारण एक व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो ये प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, अप्लास्टिक कहते हैं या अप्लास्टिक। रक्त अल्पता यानी अप्लास्टिक एनीमिया के कारण किसी भी व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। यह एक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी में मुख्यतः अस्थमज्जा प्रभावित होती है। कौन सी? अस्थमज्जा प्रभावित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? किस खनिज की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? तो आप कहेंगे लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया का सबसे सामान्य कारण लौह तत्वों की कमी अर्थात रक्त की कमी होता है। इस रोग में शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर सामान्य से कम और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति में थकावट, ठंड लगना, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां प्रायः रहती हैं। ठीक। हंसिया कोशिका रक्त अल्पता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होती है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है, यहाँ पे आंसर सबको दिया गया ऑप्शन, चूँकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन सही नहीं दिया गया। सिकल सेल एनीमिया का आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर में असमान लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती, जिससे वह चंद्राकार हो जाते हैं यानी हंसिया के आकार की हो जाती हैं। इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अल्पता यानी एनीमिया का लक्षण नहीं है? कह रहा रक्त अल्पता यानी एनीमिया का लक्षण नहीं है। तो आप कहेंगे मसूड़ों से रक्त का स्राव होना ये विटामिन सी की कमी का लक्षण है, ना कि एनीमिया के लक्षण है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्रोमोजोम्स टर्नर सिंड्रोम कहलाते हैं। कह रहा कितने क्रोमोसोम यानी एक क्रोमोसोम अगर कम हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। और टर्नर सिंड्रोम के व्यक्ति कैसे हो जाते हैं? इसमें यक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जब कमी हो जाती है तो टर्नर सिंड्रोम के व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग है? डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, दांत रिंगवर्म। उत्पन्न रोग नहीं है। अच्छा, रोग नहीं पूछ रहा, तो दांत जो है ये किससे होता है? कवक से होता है। ये मच्छर से नहीं फैलता है। ठीक है। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे कोबाल्ट 60 का। किसका? कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? कह रहा प्रायः दूध द्वारा फैलती है। तो आप कहेंगे कौन सा रोग प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्षय रोग और डिप्थीरिया
संक्रमित दुग्ध से 6 रोग, अच्छा अगर माता संक्रमित है तो बच्चा पी लेता तो उसको भी यह रोग हो सकता है। ठीक है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए प्रयुक्त है? बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए प्रयुक्त होती है? तो आप कहेंगे बीसीजी वैक्सीन किसके लिए? 6 रोग के लिए, यानी टीबी के लिए वो होती है, प्रयुक्त होती है। टीबी क्या होती है? बैक्टीरिया जनित बीमारी होती थी जिसे आप ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा यह संक्रमित बीमारी होती है। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। इस बीमारी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस से बचाव हेतु नवजात शिशुओं में डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है, जिसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। किसको? इसको ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहते हैं। बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? कह रहा किसके विपरीत रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो आप कहेंगे ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? ट्यूबरक्लोसिस। 6 रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो आप कहेंगे 6 रोग से बच्चों को बचाने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। कौन सा? बीसीजी का टीका दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती? किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती? तो आप कहेंगे दस्त के कारण सोडियम की कमी हो सकती है। इसीलिए आपको क्या दिया जाता है? ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, जिसे आप ORS कहते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा गया, याद रखिएगा। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। अगर आप उससे ठीक नहीं होते हैं तो फिर आपकी नस के माध्यम से आपको ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? दूषित जल के सेवन से कौन सा रोग होता है? हैजा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हैजा नामक रोग हो जाता है। किस तत्व की कमी से घेघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी से घेघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। घेघा ग्वाइटर द्वारा गलगंड रोग आयोडीन की कमी से होने वाला विकार है। यह अबोट ग्रंथि यानी थायराइड के रक्त अल्प सक्रियता के कारण होता है। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इसकी कमी से अष्ट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। घेघा ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो आप कहेंगे थायराइड की कमी के कारण होता है, यानी थायराइड हार्मोन में आयोडीन की कमी के कारण घेघा नामक रोग हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। उसके बाद करते हैं मिलाप कीजिए। मिलान करना है आपको किसको? ओटाइटिस, इंसेफेलाइटिस, लैरिंगाइटिस और हेपेटाइटिस। तो आपको बताना है यहाँ पे आंसर कौन सही होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे ओटाइसिस किससे संबंधित है? कान से संबंधित है। ओटाइसिस किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कान से संबंधित है। उसके बाद इंसेफ्लाइटिस किससे संबंधित है? इंसेफ्लाइटिस किससे संबंधित है? दिमाग से। लैरिंगाइटिस किससे संबंधित है? गला से। उसके बाद आपका है हेमेटाइटिस किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित होता है। आपका यहाँ देखिए ओटाइटिस कान से है, इंसेफ्लाइटिस किससे? दिमाग से। लैरिंगाइटिस गला से। और उसके बाद हेपेटाइटिस किससे? यकृत से। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक क्या है? एक वायरस जनित बीमारी। क्या है? एक वायरस जनित बीमारी होती है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आंसर आ जाएगा प्लीहा जो होता है मलेरिया रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। कौन सा? प्लीहा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे बढ़ जाते हैं। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन है? मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली को ही प्लीहा कहते हैं और लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। तिल्ली को ही प्लीहा कहते हैं और लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम और ये मादा एनाफ्लीज के माध्यम से फैलता है। मलेरिया के सबसे अधिक प्रमाणित औषध क्या है? क्यूनैन होती है, जो कि कहाँ से मिलती है? क्यूनैन होती है। और यह कहाँ से मिलती है? आप कहेंगे क्यूनाइन होती है। और ये एक ब्रिज होता है जिसका नाम क्या होता है? उसका सिनकोना का ब्रिज होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है। किससे? सिनकोना के ब्रिज के छाल से बनाई जाती है। ठीक है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर के कौन सा निमोनिया है? एक मिनट। हाँ, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई नामक बैक्टीरिया से फैलता है और ये फेफड़े को प्रभावित करता है। सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे छोटे बच्चों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इस तरफ से आ जाएगा और आपका प्रश्न आ जाता है, जल्दी जल्दी करिए। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित होता है? अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से संबंधित होता है। उसके बाद बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो आप कहेंगे टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। बिडाल परीक्षण टाइफाइड रोग के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका नाम फ्रांस के जीवाणुविद जॉर्ज फर्नेड इसिडोर बिडाल के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णांधता कहा जाता है। किसे क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। ऐसे रोगों को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है।
यह रोग जो होता है, जिसमें जो रोगी होता है उसे लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसको जो आपकी मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, पुलिस होती है, इसमें नौकरी नहीं दी जाती और ट्रैफिक में इसको, रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती। किसी बाड़ान व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग के पहचानने में दिक्कत होती है, तो आप कहेंगे लाल और हरे रंग को पहचानने में उसको क्या होती है, दिक्कत होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम देखा जाता है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम देखा जाता है, वो कौन है, वर्णांधता का रोग है। कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस का रोग है। कौन सा रोग है, वर्णांधता का रोग है, कलर ब्लाइंडनेस का रोग होता है। रक्त कैंसर को कहा जाता है, रक्त कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग कौन सा, तो आप कहेंगे कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग होता है, इसे लेप्रेसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, कह रहा बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है, तो यहाँ पर आप दमा देख पा रहे हैं, क्या दमा, दमा क्या होता है, दमा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, ठीक है। दमा किससे होता है देख लेते हैं। दमा अस्थमा श्वसन संबंधित विकार है जो सांस लेने में मुश्किल होती है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपका आ जाएगा यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नहीं बचाया जा सकता, किस बीमारी को टीकाकरण द्वारा नहीं बचाया जा सकता, तो दमा है, चूँकि दमा का टीका नहीं लगता है, ये श्वसन संबंधी बीमारियां हैं। और उसके बाद अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है, किस विभाग में कैथ लैब होती है, तो कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब पाई जाती है। उसके बाद रिमझिम के चिकित्सक से उसे संतृप्त वसा सेचुरेटेड फैट वाले भोजन को अधिक सेवन न करने की सलाह दी गई। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती तो उसे निम्नलिखित में से किसका खतरा हो सकता है, तो उसे खतरा हो जाएगा किसे, हृदय रोग का। किसका खतरा हो जाता है, हृदय रोग का खतरा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है, ट्रांस वसा के कारण किसमें वृद्धि होती है, खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण, किसमें, खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है, कह रहा कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है, अधिक प्यास लगना, सांस की कमी होना, थकान लगना, ठीक है। तो सांस की कमी होना ये मधुमेह का लक्षण नहीं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, यहीं से हम लोग फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, चूँकि डिजीज़ इंपॉर्टेंट है और वीडियो आपका बहुत बड़ा हो गया है, 1 घंटे का वीडियो हो गया है, तो आप इसे देखते रहें। सेकंड पार्ट में इसके बाद हम लोग 21 PDF नंबर पे हैं और इसके बाद 37 PDF नंबर है, सेकंड वीडियो में हम इसका आपका कवर करा देंगे और कल इसके साथ ही हम आपका भारत का भूगोल भी दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।